हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी राका राजपूत। अभी हमारी श्रृंखला चल रही है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में हमारा आदिकाल स्टार्ट हो गया है। आज हमारा पार्ट 4 आने वाला है, उसी को मैं पूर्ण कराऊंगी। और ये हमारी जो बुक है, इससे पूरे क्वेश्चन हमने लिए हैं और हमने वही मैं पूरे करा रही हूँ। जो पिछले वर्षों में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वही मैं करा रही हूँ। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, एनबीसी, DSSB, नेट, JRF जिसमें भी आए हैं ये सारे क्वेश्चन आए हुए ही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का क्वेश्चन है, सरपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ये हमारी पिछली उस कक्षा में था, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? ये हमारा हो गया सरपाद, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। देखिए, बार बार रिपीट हो रहा है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। ये किसे माना है? सरपाद। कहीं सरपाद आएगा, कहीं सरपा आएगा, अलग अलग सबरपा भी आता है। देखिए, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरपा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू को किसने माना है प्रथम कवि? रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, सहजयान के प्रवर्तक हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन हैं? सरपा। अगला क्वेश्चन हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं। कुछ लोग पुरानी हिंदी 12वीं शताब्दी, निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश को उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृत भाषा हिंदी या अपभ्रंश कहा है। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, इसलिए रामचंद्र शुक्ल की जो लिखे हुए हैं वो ज़रूर पढ़ लीजिए। प्राकृत भाषा हिंदी का आशय क्या है? अपभ्रंश। ये किसने कहा? किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, 10वीं से 14वीं शताब्दी साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है। ठीक है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है सबसे पहले। ये पुरानी हिंदी जब जब आता है, ज़्यादातर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही आते हैं सामने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। इनकी प्रसिद्धि का कारण इनके द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था है। यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम संवेदना की कहानी है, जो 1915 में प्रकाशित हुई। यह पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक पद्धति पर लिखित कहानी है। इसे औपन्यासिक कहानी एवं कहानी क्षेत्र में मील का पत्थर कहा जाता है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है। उन्होंने उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकी। ठीक है, ये राजा मुंज को माना है उन्होंने। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? पुरानी हिंदी नामकरण किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? ये राजा मुंज को किया है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। स्वयंभू
देवकृत, पौमचर्यु, 5 कांड और 83 संधियों मतलब सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि किसने माना है? और अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा जाता है। ठीक है, प्रथम कवि भी और वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी स्वयंभू को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कवि को और अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ये कहा जाता है स्वयंभू को। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? स्वयंभू की कृतियां हैं 3। पौमचर्यु। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हमारी कौन सी है? पौमचर्यु। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। पौमचर्यु किसकी रचना है? पौमचर्यु है हमारे स्वयंभू की। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? किसमें हो गई थी? पौमचर्यु में हो गई थी। ठीक है, पौमचर्यु स्वयंभूकृत चरित काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड, उत्तरकांड। ठीक है, स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़कर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर वातावरण, उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती हैं कि मैं अपने सतीत्व की पताका फहराऊंगी। यदि समर्थ हो तो मुझे जलाएं। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा? इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित काव्य भी रचे हैं जिनमें कथानक या तो काल्पनिक होता था अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता था। इस श्रेणी धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा का नाम उल्लिखित है। ठीक है, अपभ्रंश का भभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? पौमचर्यु नहीं है, ये उनकी है स्वयंभू की। ठीक है, ये 3 है, पौमचर्यु, पुष्पदंत की नहीं, स्वयंभू की है। इनकी 2 अन्य रचनाएं हैं, ऋक्षणेम चर्यु एवं स्वयंभू छंद। महापुराण जय कुमार चर्यु, जसर चर्यु, ये किसकी हैं? इनकी हैं, पुष्पदंत की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? ये महापुराण नहीं। महापुराण के रचनाकार कौन है? स्वयंभू हैं। स्वयंभू हैं। पुष्पदंत हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत हैं। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, महापुराण, जय कुमार चर्यु तथा जसर चर्यु। महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। इसमें कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं को वर्णन का विषय बनाया है। प्रसंगवश इसमें राम कथा को भी स्थान मिला है। ठीक है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन किसने किया था? अमीर खुसरो ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने किया था। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सेटिंग गड़बड़ हो रही है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का इस नाम हिंदवी से उल्लिखित सबसे पहले उन्होंने ही रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे।
मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया था। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं खालिकवारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने या गजल। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या था? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन था। अलाउद्दीन और हम्मीर के युद्धों का वर्णन था। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। कोई उद्देश्य नहीं, इसमें मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा था। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिल कर काव्य रचना करने की कवियों में खुसरो की महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ, मुकरियाँ लिखी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की ख्याति संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें अब 20 या 21 ही उपलब्ध हैं। ठीक है, 100 बताई जाती है लेकिन 20 या 21 ही उपलब्ध हैं। आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन हैं? अमीर खुसरो। ठीक है। निम्न में कौन शिलांकृत है? राउलवेल। शिलांकृत कृति राउलवेल है। यह गद्यपद्य मिश्रित चंपू काव्य प्राचीनतम हिंदी कृति। इसकी रचना राउल नायिका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में हुई। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य का प्रयोग किया है। इस कृति के रचयिता रोड़ा नाम कवि को माना जाता है। राउलवेल से हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, राउलवेल किस तरह की रचना है? राउलवेल हमारी किस तरह की रचना है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? निम्नलिखित में से कौन व्याकरण रूप में प्रतिष्ठित है? कौन सी है हमारी? उक्त व्यक्ति प्रकरण। आगे बढ़ते हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्त व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। ठीक है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक बड़ रत्नाकर डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई। उक्त व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है। यह क्या है? महाकाव्य है, गद्य काव्य है, छंद है, व्याकरण है। ये व्याकरण है। ठीक है। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? दामोदर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण है? कौन सी है? उक्त व्यक्ति प्रकरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा। ठीक है, डिटेल दिया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ था, जिन्हें कुछ विद्वान ने भाषा के नाम से ही अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया है। ये शैलियाँ हैं डिंगल तथा पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था तथा कोमल भावों का अभिव्यंजना पिंगल शैली में की जाती थी। जब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का
शब्दावली का विकास हो जाता था। डिंगल की कर्कशता शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार न हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रज भाषा में विलय हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं वे भूल करते हैं। वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य में किस साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों शैलियाँ चारणों भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थीं तथा भक्ति काल और रीतिकाल में भी उनके प्रयोग की वह क्षीण परंपरा चलती रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकालीन की भाषा ब्रज भाषा है। खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि मध्यकाल की भाषा है। ठीक है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किसका नाम है? रासो साहित्य का है। ठीक है, इसमें दिया गया है। डॉक्टर ग्रियर्सन एवं रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया है। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती थी, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को 12 रचनाओं का उल्लेख किया है, जो रासो साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनमें प्रमुख हैं विजयपाल रासो नलसिंह की कृति है, हमीर रासो सारंगधर की कृति है, खुमार रासो दलपत विजय की है, बीसल देव रासो नरपत नाल कृत है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है, परमाल रासो जगनिक की है। ठीक है, विजयपाल रासो, ठीक है, ये रासो साहित्य हैं। इनको 12 माना है, उन्होंने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने 12 रासो साहित्य माने हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आगे कल क्लास दूसरी आएगी और इसके आगे का आएगा। ठीक है।